हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 के जो बॉटनी के क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं कोड 48 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 93 नंबर। मैं पहले बता दूं कि पेपर काफ़ी इस बार टफ है बॉटनी का और जूलॉजी का, तो नेचुरल है कि इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे जा सकती है। तो आज मैं आपके साथ कोड 48 का जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। केवल बॉटनी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, given below are two statement. Statement 1, the primary source of energy in an ecosystem is solar energy. ये तो सही है बिल्कुल। And statement 2, the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. बेटा ये गलत है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है ना। तो इसके हिसाब से आंसर 1 बनेगा इसका। ओके, तो आंसर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 94, फिर एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन है ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। बिल्कुल सही है, मैच्योरिटी पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। और एग एपरेटस 2 पोलर न्यूक्लिया, गलत है। एग एपरेटस के अंदर तो 2 सिनर्जिड और एक एग होता है, जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल, 2 सेंट्रल सेल और ये वाला आपका एग एपरेटस होता है। तो इसमें ये 2 तो सिनर्जिड होती है और एक ही एग होता है ना। तो इसका मतलब है कि एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, सॉरी क्वेश्चन नंबर 96, इसमें सिर्फ बॉटनी क्वेश्चन है बेटा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन सा जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स नेकेड होते हैं, यानी सीड्स होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं क्योंकि ओवरी से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीड्स आर एब्सेंट, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म से फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। फ्लावर होते ही नहीं जिम्नोस्पर्म के अंदर। थर्ड है सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ये भी गलत है। जो फ्लावर नहीं तो ओवरी नहीं, ओवरी नहीं तो फ्रूट कैसे बनेगा। तो सीड्स आर नेकेड ये वाला सही, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। कौन से क्रोमोसोम नंबर में ह्यूमन जीनोम के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है और उसके पास में 2968 जीन्स होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 2968। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 98 जो है उसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। ओके, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को के लिए कौन सा ट्रू है। तो इसके बारे में बात करें तो ये लिखा गया कि इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो गलत है। सेकंड है इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरबीपी, यही सही है इसके लिए, है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही बन रहा है इसके लिए, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, ये भी गलत है। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 99 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स जो इक्वेटोरियल डिवीजन करते हैं एनाफेज में, तो अपोजिट पोल पर किसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, स्पिंडल फाइबर के थ्रू करते हैं। तो आंसर आएगा टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज सबसे पहले जिन्होंने बताया कि डीएनए फाइनल कंफर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इस बात को कंफर्म किया था। यूक्रोमोटिन जो है लूजली पैक्ड है डीएनए सेगमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम किया है और हेटेरोक्रोमोटिन डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड। तो ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 104 का बेटा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स जो है वो कौन सी होती हैं। तो ए में लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, गलत है। एक्चुअल में एचएनआर ने बोलना चाहिए था।
बी है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये सही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNR, ये भी सही है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यूज एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNR, ये भी सही है। और बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNAs, ये गलत है। तो BCD सही है। BCD किस में दिया है बेटा? फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो आंसर फोर्थ बनेगा क्वेश्चन नंबर 107 का। क्वेश्चन नंबर 109, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion में लिखा है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल सही है ये बात। और तो अगर इस बारे में बात की जाए तो अपन कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है अपना, है ना। रीजन में लिखा है द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये बात भी सही है कि वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से पॉलन ग्रेन बड़ी मात्रा में बनते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। लेकिन इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेरी कलरफुल और नेक्टर नहीं होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। तो दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेशन को, तो अपने पास आएगा बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 109 का फोर्थ आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 110, एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंगो जो ट्री होता है उसकी ब्रांच के ऊपर एपिफाइट्स जैसे कि ऑर्किड वगैरह रहते हैं, तो वो उनसे बेनिफिट क्या लेते हैं? सिर्फ शेल्टर लेते हैं, फूड तो अपना खुद बनाते हैं, कोई ग्रीन होते हैं, यानी कि वो उससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऑर्किड यानी कि एपिफाइट को फायदा होता है, यानी कि कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है +0। तो ये कमेंसलिज्म इसका सही आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया है। तो क्वेश्चन 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 115, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आपको बताना है ऑप्शन ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ए पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन्स, बिल्कुल सही है, टमाटर के अंदर दिया, इंसेक्टिन टोमेटो के अंदर। सेकंड बी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन एज वेल एज इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये भी सही है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और इनिबिटर में अपने एब्सिसिक एसिड है ना। इथाइलिन तो दोनों के बीच का है। सी डी डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर डिफरेंशिएशन, ये भी सही है। डी लिखा है एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये गलत है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है। और एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, ये भी गलत है, एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो एबीसी सही है, सी डी गलत है, सॉरी डी गलत है। तो एबीसी सही है, ये कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 115 का। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलीजेनिक ट्रेट जो है उसमें किसी करेक्टर की इनहेरिटेंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से ज्यादा जीन्स उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये मेंडलिज्म का एक्सेप्शन है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, ये तो नहीं है इसमें। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न भी नहीं है। थर्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न भी नहीं है। कौन सा है? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 118 का। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से, किसी एक वर्टिकल प्लेन से जो कि सेंटर से पास होता है उससे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बाकी किसी और प्लेन से नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही प्लेन से जो कि सेंटर से पास हो रहा है वर्टिकल प्लेन, उससे 2 में डिवाइड कर सकते हैं, उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जो कि पी प्लांट में मिलता है। और पी प्लांट कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कौन से ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते? तो ए तो लिखा है एजिटोबैक्टर जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये तो करता है। बी ऑसिलेटोरिया नॉन नाइट्रोसिस्टस ब्लूग्रेन एल्गी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ये भी सही है। सी एनाबिना फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। डी वॉल्वॉक्स नहीं करता, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है। और ई नोस्टॉक भी करता है, ये भी ब्लूग्रेन एल्गी है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक फॉर्म में। तो यानी डी नहीं करता, तो आपसे नहीं पूछा है कौन सा नहीं करता, तो डी नहीं करता खाली, तो ओनली डी किस में दिया है? फोर्थ ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। कौन सा एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जांपल है? तो जूस और बॉटनिकल गार्डन एक्स2 कंजर्वेशन में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी को उसके नेटिव प्लेस से हटाकर किसी और जगह कंजर्व करना, उसको कहते हैं एक्स2 कंजर्वेशन। तो इसमें बॉटनिकल गार्डन और जूस इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं जो कि ऑप्शन 1 में दिए हैं। तो क्वेश्चन 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा।
क्वेश्चन 123, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? तो इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा का फोटो भी एनसीईआरटी में छपा हुआ है। और ये कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो इसमें लिखा है इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है। और आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, शुरू में आरएनए ने जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम किया, बिल्कुल सही है, आज भी कुछ वायरसों में है। एंड आल्सो एज कैटलिस्ट, अभी भी है फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, जैसे कि हम 23 आरएनए पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में कि वो अभी भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आरएनए इज अनस्टेबल, ये भी सही है क्योंकि उसमें 2' OH ग्रुप होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड में, बिल्कुल सही है। तो सारी बातें सही है। स्टेटमेंट 2, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज ए मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। इट इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है। रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ये वाली बात भी सही है क्योंकि जब भी चेंजेस होंगे, म्यूटेशन होंगे तो नेचुरल रिपेयरिंग के टाइम पर हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 125, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए जो है एमआरएनए से इंटरेक्ट नहीं करते, गलत है, क्योंकि टीआरएनए तो जो है रीड ही करता है एमआरएनए के कोड को और उसके बाद वो जुड़ता ही है एमआरएनए के कोड के ऊपर जब ट्रांसलेशन होता है, तो गलत ही ये दिख ही रहा है। स्टेटमेंट 2, आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये भी सही है। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये वाला आएगा जो कि ऑप्शन 2 है। तो क्वेश्चन 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 130, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इसमें टेरिडोफाइट कौन है? ए, तो ए में तो साल्विनी आ जाएगा। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट कौन है? पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म साल्विया हो गया, जिम्नोस्पर्म गिंगो हो गया। तो ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2, इस तरह से ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा मैच द लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 130 का। क्वेश्चन 134, इन ब्रायोफाइट जेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जेमी बेसिकली किसके लिए है? मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है, जो कि मार्केंशिया वगैरह लीवर रॉड से मिलती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करती है। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर बनेगा बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो क्वेश्चन 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 135, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है। एंड रीजन, vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis face of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans face of the Golgi apparatus। ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो आंसर 4 इसका करेक्ट बनेगा, बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो एक्चुअल में सेल बायोलॉजी का जो पहला पन्ना है स्टार्टिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, वहां पर इसके बारे में लिखा है कि फिजिको केमिकल अप्रोच यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिद्धांत है, चीजें हैं, उनको बायोलॉजी की फिनोमिना को समझने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 3, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 138, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ए में लिखा है द एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट जो है वो आएगा कॉजेज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी ह्यूमन के कारण जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है उसको एक टर्म दे दी एविल क्वार्टेट। एक्स2 कंजर्वेशन में आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। लेंटाना कमारा एलाइन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जांपल है, डोडो एक्सटिंक्ट का एग्जांपल है एक्सटिंक्शन का। तो फर्स्ट का 3rd, बी का ए का 3rd, बी का 1, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन डी का 4 सॉरी। तो ए में 3rd, बी में 1, सी में 2 और डी में 4, बेटा ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन 138 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन 139, हाउ मेनी मेयोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। देखो सीधी सी बात है, एक मेगास्पोर मदर सेल है ये वाली, इसमें एक मेयोसिस हुआ
और हमारे पास 4 मेगास्पोर बने इस तरह से लीनियर फैशन में। ओके, माइक्रोपाइलर एंड के 3 तो डेस्ट्रॉयड हो गए, है ना, ये है आपका मेगास्पोर टेट्राड। तो माइक्रोपाइलर एंड के 3 डेस्ट्रॉयड हो गया, कैलेजिल का एक बचा। ये कैलेजिल एंड वाला जो मेगास्पोर बचा, इसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन होंगे सक्सेसिवली। फर्स्ट माइटोसिस, इससे 2 न्यूक्लियाई बने, अपोजिट पोल पे गए। सेकंड माइटोसिस हुआ, हर पोल पर 2-2 बन गए। थर्ड माइटोसिस हुआ, हर पोल पर 4-4 बन गए। ओके, तो तीसरा माइटोसिस ये हो गया। ओके, तो फाइनली हो गया अपने पास 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड इस तरह से। फाइनली दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंट्रल में आ जाता है और पोलर न्यूक्लिया की तरह काम करता है। तो बेसिकली अपन को देखने को आता है ये तो साइटोकाइनेसिस हो रहा है यहाँ, तो है ना। तो अपने को काउंटिंग क्या करनी है, मियोसिस और माइटोसिस की। तो एक तो मियोसिस हो गया बेटा और 1 2 3 माइटोसिस हो गए। ओके, तो एक मियोसिस 1 मियोसिस 3 माइटोसिस फर्स्ट ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 141, स्टेटमेंट 1, फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज फिग वास्प इन इट। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर अपन फिग वास्प की बात कर रहे हैं तो उसके बावजूद उसको वेजिटेरियन ही माना जाता है, तो नॉन वेजिटेरियन गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, फिग वास्प एंड फिग ट्री exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही कैसे है कि फिग के अंदर फिग क्या करता है, फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम, और वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इस वास्प को जो है एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस शेल्टर देता है, और साथ में जब एग से लार्व निकलते हैं तो वो जो है न्यूट्रिशन भी देता है, बदले में इसके लिए पॉलिनेशन करता है। दोनों म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा बेटा 141 का। क्वेश्चन नंबर 142, एसर्शन रीजन का है। एसर्शन है सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ये बात बिल्कुल सही है कि सेल जो टेपिटम की है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। रीजन लिखा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है, पोलन ग्रेन को भी देता है। एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन को भी न्यूट्रिशन देता है ना। तो इस पर कुछ बुक्स में एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है न्यूट्रिशन को देने की, न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने की। तो इस वजह से इसका आंसर ये एक्सप्लेन कर भी रहा है इस बात को। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड राइज एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर थर्ड होना चाहिए क्वेश्चन 142 का। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है पूरे नीट का आज के 2025 का वो यही क्वेश्चन है। तो इस पे जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, पर मेरे को जो लगता है वो यही है कि इसमें आंसर थर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। बिल्कुल सही है। बी, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। ये भी सही है। सी, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s while that of 70s are 50s and 30s। ये भी सही है। D, the 2 subunits of 80s ribosome are 60s and 20s and that of 70s are 50s and 20s। ये गलत है। E, the 2 subunits of 80s are 60s and 30s and that of 70s are 50s and 30s। ये भी गलत है क्योंकि 30s थोड़ी होती है इसकी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि D और E गलत है, ABC सही है। तो ABC सही किसमें दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। एक बार आप इसे अच्छे से देख लें। Question number 144, which one of the following enzymes contain heme as the prosthetic group। तो ये जो बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें अपन कह सकते हैं कि ये कैटालेज एंजाइम आएगा इसमें ना। कैटालेज के साथ होता है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा होता है, कैटालेज के लिए। तो 144 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर अपने को टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल शुरू करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन होती है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का तो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल सबसे पहले बी से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा नंबर 1, फिर प्रोथेलस स्टेज यानी गेमिटोफाइट 2, बी ए
इसके बाद में आता है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोन एंड एंथ्रीडिया, थर्ड पे ही आएगा। फिर आएगा ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फोर्थ। और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ फर्टिलाइजेशन, सी वाला। तो यानी BADEC थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा 146 का। क्वेश्चन नंबर 150, द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है? साइटोक्रोम डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि आपके पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 है। मैं आपको सबके नाम बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एकमात्र एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो क्वेश्चन 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 152, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में लिखा है इन फ्लोरल फॉर्मूला, ये जो सिंबल है स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर, गलत है, ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। और जी अंडरलाइन आर स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवरी, है ना, तो ये आएगा आर स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवरी। स्टेटमेंट 2 है इन फ्लोरल फॉर्मूला, ये वाला सिंबल स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर, एंड जी स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, जी अंडरलाइन, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, सेकंड वाले में आएगा 152 में। क्वेश्चन नंबर 153, स्टेटमेंट 1 इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का सन से प्रोड्यूसर को यानी ग्रीन प्लांट्स को, और उसके बाद कंज्यूमर यानी एनिमल्स को मोस्टली, है ना। इसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट 2, इकोसिस्टम्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये गलत है, सेकंड लॉ से एग्जाम नहीं है, ये बात एनसीईआरटी साफ कहती है ना। तो क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाती है तो कुछ बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में भी रिलीज होती है, यानी सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, जनरली 10% का रूल लगता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्टेड नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 153 का। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन सी यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी की यूनिट कौन सी है इकोसिस्टम में? तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर को इसकी यूनिट माना जाता है, कि जो ऑप्शन 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 155, with the help of given pedigree find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier has a disease mutation in one allele of the gene in F3 generation। तो F1 F2 F3 यहाँ दिखा रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो चार्ट बन रहा है इसके हिसाब से, चूंकि ये डिजीज बीच में डॉट लिख रहा है, मतलब कि ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट के बारे में बता रहा है, यानी कि अपन कलर ब्लाइंडनेस इसको समझ सकते हैं। तो अगर फीमेल करियर है, मैं इसको चित्र को बना के देता हूं आपको, फीमेल करियर है और अगर मेल डिजीज्ड है क्या, तो फिर वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग ऐसी होगी जो कि डिजीज नहीं होगी और करियर होगी। तो इसका अपन पेडिग्री चार्ट बना लेते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा मैं इसको दूसरी तरह से बनाऊं छोटा करके ताकि आपको दिख सके। देखो कलर ब्लाइंडनेस से बना लेते हैं अपन इसको ना। ये रेसेसिव वाले इसका डोमिनेंट एलील नहीं बनाते क्योंकि कई बार हम एक जैसा बना देते हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही आता है। तो देखो दो तो डिजीज हो गए, एक डॉटर एक सन, और एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, एक करियर हो गई। इसके पास डोमिनेंट एलील है, तो एक करियर हो गई जिसके पास डिजीज भी नहीं है लेकिन करियर भी है। इसने क्या पूछा है? डिजीज, नो डिजीज, ये पूछा है नो डिजीज एंड बीइंग अ करियर। तो इसका मतलब है कि यहां पर अपन कह सकते हैं कि नो डिजीज एंड बीइंग अ करियर, तो सिर्फ वो एक है अपने पास इस तरह की कंडीशन, 4 में से एक है, तो 1/4 बन जाएगा बेटा इसका आंसर सही। 155 का आंसर करेक्ट बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 156, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एलुरोन लेयर बोलते हैं। एलुरोन लेयर क्या करती है कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। चित्र में अपन इस तरह से देख सकते हैं इसको, है ना। तो ये वाली जो लेयर अपन बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं ना इसको अपन। तो ये तो एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म है, और ये वाली लेयर कौन सी है? एलुरोन लेयर है। तो कुल मिला के बात है कि एलुरोन लेयर जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 का, क्वेश्चन 156 में। क्वेश्चन नंबर 157, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन है, पिगमेंट्स को मिलाना है। क्लोरोफिल है, ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन होता है, जेंथोफिल येलो होता है, और कैरोटीनोइड्स येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं। तो फर्स्ट का 3 और ए का 3 यानी कि बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होता है। तो 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 158, हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञ थे, फिजिसिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज गेमो, जिन्होंने ये बात सबसे पहले बताई थी कि 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 158 का। क्वेश्चन नंबर 159, हिस्टोन आर इनरिच्ड विद, हिस्टोन में किसकी अधिकता होती है? बेसिक एमिनो एसिड्स आर्जिनिन और लाइसिन, यानी लाइसिन आर्जिनिन अधिक है। तो लाइसिन आर्जिनिन कहां पर दे रखे हैं? थर्ड ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 159 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 161, ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। ये तीनों काम किसके हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम के, जो कि इसेंशियल इनफोल्डिंग मानी जाती है सेल मेम्ब्रेन की। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 161 जो है बेटा उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 162, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है इनिशिएशन करता है सिग्मा फैक्टर, इलॉन्गेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज, और टर्मिनेशन करता है रो फैक्टर। ठीक है, हालांकि ये दोनों ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज से इन प्रोसेस को कराने के लिए, इनिशिएशन और टर्मिनेशन को कराने के लिए। तो टर्मिनेशन कौन करा रहा है? रो फैक्टर। रो फैक्टर कौन से ऑप्शन में दिया है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 162 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 166, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ए में लिखा है स्कूटलम क्या है? स्कूटलम जो है कॉटलिडीन है, शील्ड शेप कॉटलिडीन है, मोनोकोट सीड यानी ग्रासिस का। बी में लिखा है नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड किसका होता है? ग्राउंडनट का होता है। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट किसको कहते हैं? एपीब्लास्ट रुडिमेंट्री कॉटलिडीन को कहते हैं, ग्रासिस के सीड को। और पेरिस्पर्म किसको कहते हैं? परसिस्टेंट न्यूसिलस। तो इसका मतलब है कि ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 166 का। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कौन सा मोनोकोट से रिलेटेड नहीं है? तो वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ये तो सही है। फ्लोएम पेरेंटकाइमा एब्सेंट, ये भी सही है। हाइपोडर्मिस पेरेंटकाइमेटिस से गलत है। हाइपोडर्मिस कैसी होती है? स्क्लेंट काइमेटिस होती है। तो आंसर 3 बनेगा। और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो भी आप कह सकते हैं कि जो है स्कैटर्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 3rd वाला इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 167 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 168, ट्विंस आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लाइव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विंस आर ए बॉय एंड ए गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर ट्विंस में एक बॉय एक गर्ल है, इसका मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस है, यानी कभी कभी 2 अलग अलग एग्स रिलीज होते हैं, 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है क्वेश्चन नंबर 168 में। क्वेश्चन नंबर 170, which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plants। तो ये जो लाइन है कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो है कराकर लीफ की सेनेसेंस को डिले करना है, साइटोकाइनिन का फंक्शन है, इंसेटिक डाइट लाइन है। तो आंसर 2 बनेगा क्वेश्चन 170 का। क्वेश्चन नंबर 173, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको बनाने में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है ये बात, है ना। स्टेटमेंट 2, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल इन एग्रोस जेल, ये भी सही है बिल्कुल। तो दोनों बातें सही है, तो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन 173 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 174, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज।
अब ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में सबसे पहली बात तो है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट सबस्ट्रेट से चिपका रहेगा, तो बी वाला सबसे पहले नंबर पर आएगा, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। उसके बाद आएगा रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू वाटर, ओके, तो ये 2 नंबर पर आएगा। उसके बाद है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड विद एग, ये 3rd नंबर पर आएगा, वाटर से मूवमेंट करके आर्कियोगोनिया में एग में पहुंचेगा। फिर उसके बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, यानी एग जो है स्पर्म से फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है, तो स्पोरोफाइट बनेगा, तो ये 4 नंबर पे आएगा। और 5वां है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पोर, हेप्लोडिस्पोर्स। तो स्पोरोफाइट के अंदर जो है जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उससे हेप्लोडिस्पोर्स बनेंगे, तो ये 5 नंबर पर आएगा। तो यानी कि BEADC फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 174 का। देख लें इसको अच्छे से एक बार। क्वेश्चन नंबर 175, जीन्स R and Y follow independent assortment. If capital R, small y produce round yellow seeds and small y produce wrinkle green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? जैसा कि आप जानते हैं कि डायब्रिड क्रॉस है, और डायब्रिड क्रॉस में राउंड येलो सीडेड प्लांट को जब रिंकल ग्रीन सीडेड प्लांट से क्रॉस कराते हो तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स राउंड येलो सीडेड बनते हैं, और F1 जनरेशन की सेल्फिंग से जो F2 जनरेशन बनती है उसमें राउंड येलो और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, ये 9:3:3:1 रेशियो में बनते हैं, सबको पता है। तो F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आता है बेटा, 9:3:3:1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 176, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. अब देखो ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें 5 किंगडम है आपके पास, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सीक्वेंस है इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। सबसे सिंपल कौन है, मोनेरा। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, एनिमल्स, एनिमल किंगडम। उस हिसाब से आपको करेक्टर छांटने हैं। तो सबसे पहले मोनेरा का करेक्टर आएगा, और मोनेरा में कौन आएगा कि प्रोक्यूरेट्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड्स, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। उसके बाद आएगा यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोटिस्टा आएगा 2 नंबर पर, तो सी के बाद आएगा ई। उसके बाद आएगा मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की सेल वॉल किसमें होती है, फंजाई के अंदर, ओके। उसके बाद है आपके पास आएगा कि डी आएगा, प्लांट ही किंगडम आएगा, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विद टिश्यू स्लैश ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लांट का करेक्टर है, ये आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास बी वाला, हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू स्लैश ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एनिमल किंगडम का करेक्टर है, एनिमल्स का करेक्टर है, तो 5 नंबर ही आएगा। यानी कि आपके पास सीक्वेंस आएगा CEADB, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 177, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है ए सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि वो डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे जाते हैं क्रोमोसोम इसकी वजह से एनाफेज में। सीलियम सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। ए का 2, बी का 3 क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 177 जो है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 178, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, और उसका फॉर्मूला dn/dt = Rn ब्रैकेट k - n/k ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला किस जगह लिखा हुआ है, फर्स्ट देखने की बात यह है। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये फॉर्मूला लिखा है 4th वाले में, dn/dt = Rn k - n/k 4th ऑप्शन में लिखा है बेटा। तो क्वेश्चन 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो ये सारे बॉटनी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि नीट 2025 के हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी जो डिस्कशंस मैंने आपके साथ किए वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।